देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सीमांचल में एक रैली की और उस रैली में जिस तरह से सीधे सीधे नीतीश कुमार का खुलासा किया, जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने बोलते हुए यह कह दिया कि हमने बिहार को लाखों करोड़ रुपया दिया, नीतीश ने उनका क्या किया, और इशारों इशारों में ही सही यह भी बोल दिया कि सबका हिसाब लिया जाएगा। इसके दो मतलब हैं कि देश के गृह मंत्री यदि बिहार की भूमि पर खड़े होकर गिनवा रहे हैं देश की जनता को कि हमने इस योजना के लिए इतने 100 करोड़ दिया, इस योजना के लिए इतने 1000 करोड़ दिया, यानी उन्होंने बिहार की जनता को बताया कि यहां जो विकास आप देख रहे हैं यह विकास केंद्र सरकार की देन है, ना कि राज्य सरकार की। और उन्होंने पूछा कि राज्य सरकार ने आखिरकार किया क्या है, क्या घपले घोटाले करके वो बस पैसे लूटने का काम किया है? अगर ऐसा किया है तो मोदी जी की बात आपको याद होगी कि जिन्होंने लूटा है तो लौटाना पड़ेगा, और जिन्होंने लूटा है उससे लौटवाने का काम वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास है। तो इसलिए अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बिहार में कुछ नेताओं को अब खंगाला जाएगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि ईडी की कार्रवाई हुई, सीबीआई की कार्रवाई हुई और वहां नोटों का जखीरा मिला, इसी तरह जिन्होंने लूटा है निश्चित रूप से देश का पैसा वापस देश में, देश के खजाने में आना चाहिए। नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। तो अमित शाह जी का एक दौरा यह था, यह इशारा था कि बिहार के नेता जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू गठबंधन हमने कर लिया तो अब पूरे बिहार की 40 सीटें हम जीत जाएंगे, क्योंकि कुछ पिछले दिनों हमने लोगों के बयान सुने, हालांकि वो हास्यास्पद हैं कि जेडीयू आरजेडी का गठबंधन बीजेपी का बिहार में सुपड़ा साफ करेगा, यानी 40 लोकसभा की सीट हैं, वो दावा कर रहे हैं कि यह गठबंधन 40 के 40 सीट जीत जाएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने बिहार की धरती से लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से अनौपचारिक शुरुआत कर दी और उन्होंने बिहार के लिए एक लक्ष्य तय किया है भाजपा के लिए 35+, यानी 40 सीटें वहां लोकसभा की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 35+ का नारा दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी 40 में से 35 सीट जीतने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके पूरी जी जान से उसके लिए काम करेगी। तो एक तो लक्ष्य निर्धारण हो गया। दूसरा, इस दौरे को लेकर के आपको बताएं, लालू प्रसाद ने टिप्पणी की थी, वो यहां आके क्या कर रहे हैं, वो यहां क्यों आ रहे हैं। तो उस समय मैंने भी कहा था भाई देश के गृह मंत्री हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं, क्यों ना आए, आएंगे जरूर। लेकिन अमित शाह के इस दौरे से आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने अगला बिहार का जो चुनाव विधानसभा का होगा उसके लिए भी इशारा कर दिया। हालांकि उन्होंने 2025 बोला है, यानी पूरा कार्यकाल इस गठबंधन का हो जाए, उसके बाद उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुमत में सरकार बनाएगी और बिहार की जनता इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि अमित शाह जिस धरती पर खड़े हो जाएं तो वहां भूकंप ना आए, ऐसा होता नहीं है, ये राजनीतिक भूकंप। और राजनीति में भूकंप आया, अभी आपको सुबह खबर मिलेगी कि पटना में कुछ हुआ है, तो हुआ है। अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से अमित शाह ने वहां चीजें गिनवाई हैं, यह अपने आप में एक चौंकाने वाली है। और आपको बता दूं, सीमांचल में ये 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। और ये जो सीमांचल है इसमें लालू प्रसाद की पार्टी का एक गढ़ जैसा उसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहां ज्यादा संख्या में बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए, रोहिंग्या बड़ी संख्या में, क्योंकि बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल से और पश्चिम बंगाल एंट्री गेट बन गया है रोहिंग्याओं के लिए। वो आते हैं, वहां ठहरते हैं, फिर उनके पेपर बनते हैं और फिर वो देश के अलग अलग भाग में जाते हैं, जहां उनके लिए सुविधा ज्यादा मिल जाए वहां ज्यादा रुकते हैं। और बिहार का ये जो बेल्ट है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है नेपाल से भी लगता हुआ, ये जानबूझकर प्लानिंग करके देश की लगती हुई सीमाओं के आसपास मस्जिद मदरसे बनाकर रहने का इनका एक पूरा प्लान है, जो अभी अभी खुलासा हुआ है। किस तरह से पीएफआई का खुलासा हुआ कि वो देश में ट्रेनिंग देकर आतंकवादी तैयार कर रहा था। और बिहार में ही फुलवारी शरीफ में हमने पकड़े ऐसे लोग,
जो एनआईए ने कार्रवाई की थी कि वो कराटे जूडो सिखाने के नाम पर मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, और अब खुलासा हुआ है कि बम बनाने की ट्रेनिंग भी पीएफआई दे रहा था। तो बिहार में कई बार इस तरह से ये जो है गतिविधियां पकड़ी गई हैं, और वहां बम ब्लास्ट भी मोदी जी की सभा तक में हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, और आपको बता दें ये जो क्षेत्र है इसलिए क्योंकि इसमें जो मुसलमानों की संख्या है वो 46% है। मुस्लिम वोट 46% है, और 46 मुस्लिम वोट अगर कहीं है तो आप समझ सकते हैं कि वही निर्धारित करते हैं कि कौन किस सीट से जीतेगा। जिस सीट पर वो हैं उन्हीं की जीत होती है। तो आपको बताऊं कि 2019 का जो चुनाव हुआ था उस समय मोदी जी के नाम पर वोट मिली थी, लेकिन यहां कुल मिलाकर के 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जेडीयू के खाते में थी और 1 कांग्रेस को मिली थी, और मात्र 4 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो यह आंकड़ा तो बदलने वाला फिलहाल नहीं दिखता है, क्योंकि जहां मुस्लिम बहुल सीटें हैं लोकसभा में, जो आंकड़े हैं उस तरह के, वहां भारतीय जनता पार्टी को तो कोई वोट मुस्लिम देता नहीं है। यह आज भी हकीकत है कि कुछ प्रतिशत मुसलमान अब बीजेपी की तरफ चले हैं, लेकिन वो संख्या इतनी नहीं है कि लोकसभा की सीटों का निर्धारण कर देंगे, और वो सीटें जो अभी जेडीयू के पास है वो बीजेपी के खाते में आ जाएगी। उतना परिवर्तन होना नहीं है, लेकिन इस सीमांचल को लेकर के पिछले दिनों एक सुगबुगाहट हुई थी, एक मैं कहूंगा एक न्यूज चली थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भाई इस एरिया को यूटी बनाया जा सकता है क्योंकि यहां देश के लिए खतरा पैदा हो गया है। सीमा लगती है नेपाल से, और इस एरिया में जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जिसमें कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत बड़ी संख्या में है। यह एक देश के लिए चिंता की बात है। हमारे देश के मुसलमान रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई घुसपैठिया आकर के रहे, रोहिंग्याओं से दिक्कत यह है कि वो जिस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं, तो रोहिंग्याओं से भी प्रॉब्लम है। तो इस क्षेत्र का क्या करना है, इसके बारे में भी अमित शाह का यह दौरा है। और आपको बता दूं कि अमित शाह इस रैली को अटेंड करने के बाद एसएसबी के बड़े अधिकारियों से मिले हैं, बीएसएफ के बड़े अधिकारियों से मिले हैं, और आईटीबीपी के बड़े अधिकारियों से मिले हैं। यानी आईटीबीपी वहां बॉर्डर एरिया को संभालता है, और इसी तरह एसएसबी वो वहां बॉर्डर जो नाके हैं नेपाल से और भारत को रास्ते को जोड़ता है, वहां तलाशी का और बाकी चीजों पे ध्यान रखने का काम करता है, और बीएसएफ जैसे कि बॉर्डर एरिया में एक्टिव रहता है। अब इन तीनों संगठनों के अधिकारियों से मिलना अमित शाह का ये कोई यूं ही दौरा नहीं है। इस मिलने के पीछे भी एक योजना है, और इस योजना को 2024 के चुनाव के पहले जरूर क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नेपाल का बॉर्डर लगता है, हमने देखा है कि कई बार बिहार हो या देश के कई भाग अपराधी अपराध करके नेपाल में भाग जाते हैं, और नेपाल उसके दूसरी तरफ चीन जुड़ा हुआ है, तो वहां से हथियार या नशे का कारोबार करने वाले लोग भी एंट्री करते हैं, और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। दूसरा, वहां यह भी है कि अगर कल को भविष्य में सरकार को यह लगता है कि इस क्षेत्र में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है, इसको लेकर के जो मैंने कहा पिछले दिनों, अगर कहीं से कोई हवा चली कि इस क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है और इसमें कुछ भाग मिला करके, इसमें हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको मना किया और यह कहा टॉप लीडरशिप ने एक कोरी अफवाह है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आज अफवाह है, लेकिन कल को अगर देश की जरूरत, देश की सुरक्षा के लिए जरूरत महसूस हुई, तो निश्चित रूप से इस पर काम करना चाहिए, और काम कर सकते हैं। ऐसा मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 4 में से केवल 1 सीट वो मिलेगी और बाकी सीट नहीं मिलनी। लेकिन हां, बाकी जो बिहार का क्षेत्र है उसको देखते हुए 35+ का जो नारा दिया है, यह अपने आप में मैं ये कह सकता हूं आज की स्थिति को देखते हुए कि बिहार में जो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के बाद की स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति में आप देखें कि वहां क्या हो गया है कि आज अपराध बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, और वहां जिसको कहते हैं जंगल राज, ये आम जनता के मुंह पे आ गया है।
जब तक बिहार बीजेपी के साथ गठबंधन नीतीश कुमार का था तब तक तो सब चीजें कंट्रोल में चल रही थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हुए और लालू की पार्टी से गठबंधन किया, यानी उन्हीं पुराने लोगों से जिनके शासन में जंगल राज हुआ था, फिर से वो चीजें चालू हो गई। और इस बात को देखते हुए अब देश का युवा, देश के लोग यानी बिहार के लोग भी, ये बिहार के लोग खास तौर पे कह रहे हैं कि अब इस गठबंधन को तो हटा के ही रहेंगे। ये गठबंधन तो धोखे से आ गया। बीजेपी के अलायंस में नीतीश कुमार थे, इसलिए इनको वोट मिली थी, लेकिन लालू प्रसाद के बेटे को ये डिप्टी सीएम बना देंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं लोगों को सत्ता सौंप देंगे जिनके हटाने के नाम पर हमने नीतीश को वोट दिए। ये बिहार की जनता के साथ धोखा है। और इसलिए आपको बताएं कि ये चुनाव बिहार विधानसभा का ये 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, या ये 2025 में हो, लेकिन इतना तय है कि ये जब भी चुनाव होगा, यहां आपको बता दें, यहां जो सीटें हैं, यहां 24 विधानसभा की कुल सीटें हैं, और इस 24 सीटों में आप देखेंगे कि आज की डेट में, आज का सर्वे है, जो पत्रकार वहां जो अमित शाह की रैली को कवर करने गए थे, उन लोगों ने जनता से बात की है, तो उनको देखते हुए यह लग रहा है कि ये जो सीटें हैं, 24 सीटें सीमांचल में विधानसभा की, इन 24 सीटों में जरूर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी। और पूरे बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में ये जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ले जाएगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब जनता ये समझ गई है कि ये जो परिवारवाद है, ये जो भाई भतीजावाद है, और ये जो गठबंधन है, लोग इससे दुखी हो गए हैं। अमित शाह जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, और ये अब देश की जनता भी समझती है कि गठबंधन में केवल लूट खसूट होती है। कई राज्यों में गठबंधन का हमने हस्र देखा है। जैसे आप देखिए महाराष्ट्र में गठबंधन है, वहां क्या हो रहा है। जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास अघाड़ी की, किस तरह के घोटाले खुले, आज तक सुनने में नहीं आया कि किसी राज्य का गृह मंत्री भी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है और पुलिस के जरिए भ्रष्टाचार कर रहा है। तो देश की जनता यह समझ रही है कि अब गठबंधन का समय नहीं है, अब एक सशक्त सरकार का समय है, और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर सरकार ना राज्य में ना केंद्र में हो सकती है। ये कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं। अभी आप असम की सरकार को देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को देखिए, भाजपा शासित मध्य प्रदेश को देखिए, तो लगता है कि हां सरकार है, और किस तरह से केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन की सरकार डबल पावर से, डबल तेजी के साथ आधे समय में प्रदेश का विकास करने में लगी हुई है। वंदे मातरम।